गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजी सेट को टारगेट बना के चल रहे हैं, जो कि दिसंबर 2023 में होने वाला एग्जाम। और हम लोग सब्जेक्ट जो हम लोग का है एजुकेशन सब्जेक्ट को लेके यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और यूनिट 7 को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सेक्शन ए को हम लोग लगभग आज की डेट में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने सेक्शन ए में जितने भी पॉइंट्स आते हैं उन सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उसमें जितने भी पॉइंट्स बन रहे थे हम लोग के मेलकम नॉस के, और आपके एंड्रोगॉगी, पेडागॉगी क्या होता है, क्रिटिकल पेडागॉगी क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अच्छे से। ठीक, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अपने सिलेबस के अनुसार जो हम लोग में है, अब थ्योरी ऑफ एंड्रोगॉगी है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ एंड्रोगॉगी। थ्योरी ऑफ एंड्रोगॉगी। ठीक, थ्योरी ऑफ एंड्रोगॉगी। अब उसमें थ्योरी इसकी थ्योरी किसने दी है? इसकी थ्योरी जो है मेलकम नॉस ने दी है। ठीक है, मेलकम, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मेलकम नॉस ने दी है। ठीक, मेलकम नॉस ने दी है। थ्योरी ऑफ एंड्रोगॉगी की अगर हम बात करेंगे, किसने दी है यह थ्योरी जो है मेलकम नॉस ने दी है। मेलकम नॉस ने क्या दिया? प्रौढ़ शिक्षा का सिद्धांत। क्या है? प्रौढ़ शिक्षा का सिद्धांत है आपका, ये सिद्धांत है जिसको किसने दिया? मेलकम नॉस ने दिया था। ठीक, मेलकम नॉस ने। ठीक, मेलकम नॉस ने यह सिद्धांत दिया था। अब इसके अंदर क्या क्या बातें हैं उसको भी अब हम लोग जानना शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मेलकम नॉस के क्या 5 अजम्पशंस पढ़े थे, और 4 प्रिंसिपल्स हम लोगों ने पढ़े थे। आप लोगों ने अगर ना देखा हो वो क्लास, तो उस क्लास को भी आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। अब बात होती है कि मेलकम नॉस ने अपने एंड्रोगॉगी में अपने प्रिंसिपल्स कब दिए, अपने असम्पशंस कब दिए, अपनी थ्योरीज कब दी। तो याद रखिए 1984 में ही इन्होंने एडल्ट एजुकेशन के लिए काफी काम किया था। थ्योरी आप जो है, अब हम लोग जो देखेंगे 1984 में कह रहा कि मेलकम नॉस 1984 सजेस्ट द एडल्ट एडुकेटर। ठीक ना, मेलकम नॉस ने सुझाव दिया है कि वयस्क शिक्षकों के लिए, इसके लिए एडल्ट एडुकेटर के लिए, एडल्ट एडुकेटर्स। ठीक, एडल्ट एडुकेटर्स के लिए मतलब वयस्क शिक्षकों के लिए, वयस्क शिक्षक। ठीक है, जो वयस्क शिक्षक होंगे उनके लिए क्या दिया उन्होंने? देखिए, सबसे पहले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे। पहले पॉइंट में क्या दिया? पहले पॉइंट में कहता है कि सेट ए कोऑपरेशन क्लाइमेट फॉर लर्निंग इन द क्लासरूम। मतलब यहाँ पे कह रहा कि कक्षा में सीखने के लिए एक सहकारी वातावरण निर्मित करे, ये निर्धारित करे। मतलब कहता है कोऑपरेटिव क्लाइमेट। कैसा लिखेंगे? कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव क्लाइमेट। टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को क्लासरूम में एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा क्लाइमेट, एक अच्छा वातावरण बनाना चाहिए। मतलब सहकारी, सहकारी क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे सहकारी वातावरण। ठीक, सहकारी वातावरण बनाने की बात करें, जिसमें एक दूसरे के वो लोग हमेशा सहयोग में खड़े रहे। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करते रहे, एक दूसरे के सहयोग में वो लोग खड़े रहे। यहाँ पर ये पॉइंट देता है। फिर इसके बाद दूसरे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे
दूसरे पॉइंट में कहता है assess the learners specific need and interest, मतलब कहता है कि यहाँ पर शिक्षार्थी की विशिष्ट आवश्यकताओं और रुचियों का आकलन करना, मतलब एसेस करना है। क्या करना है? एसेस करना है। किस किन किन चीजों का एसेस करना है? स्पेसिफिक नीड, स्पेसिफिक नीड्स एंड स्पेसिफिक नीड्स एंड इंटरेस्ट। स्पेसिफिक नीड एंड इंटरेस्ट की बात यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर ये आपको एसेस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे कह रहा है आकलन करना है। ठीक, किसका आकलन करना है? विशेष विशेष आवश्यकताओं का, विशेष आवश्यकताओं का और रुचियों का, और रुचियों, विशेष आवश्यकताओं और रुचियों का जो है क्या करना? रुचियों का आकलन करना है। ठीक, यहाँ पे पहले पॉइंट में आपको समझ में आया। पहले पॉइंट में हम लोग को कोऑपरेटिव क्लाइमेट एनवायरनमेंट तैयार कर, यहाँ पर 2 पॉइंट हम लोग को डिस्कस कर लिए। तीसरे पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। तीसरे पॉइंट पे आपका क्या है? तीसरे पॉइंट पे आपसे क्या कहता है? कहता है डेवलप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन द लर्नर्स नीड, इंटरेस्ट एंड स्किल लेवल, मतलब यहाँ पे शिक्षार्थियों की जरूरतों, रुचियों और कौशल स्तरों के आधार पर सीखने के उद्देश्य को विकसित करना, मतलब डेवलप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे लिखेंगे डेवलप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, डेवलप लर्निंग ऑब्जेक्टिव मतलब कि सीखने के उद्देश्य को विकसित करना। सीखने के उद्देश्य को विकसित करना। ठीक, क्या है? डेवलप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब सीखने के उद्देश्यों को विकसित करना है यहाँ पर। जैसे कि ठीक, सीखने के उद्देश्य को यहाँ पर क्या करना है? सीखने के उद्देश्य को विकसित करना है। इसमें क्या क्या चीजें आपकी आएंगी? इसमें आपके आएंगे बेस्ड ऑन, इसमें कह रहा है कि लर्नर्स नीड, इंटरेस्ट एंड स्किल, मतलब इसमें क्या कह रहा है? नीड आएगी, नीड आएगी। नीड के साथ साथ आपका क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा और स्किल लेवल आएगा। स्किल आएगा मतलब यहाँ पर क्या आएगी? आवश्यकता आएगा आपका, रुचि और कौशल, ये 3 चीजों के बारे में कहता है यहाँ पर। ठीक है, इन तीनों के बारे में ये कहता है यहाँ पर। 4 पे हम लोग बात करेंगे। नंबर 4 पे क्या कहते हैं? कहते हैं डिजाइन सीक्वेंस, मतलब कह रहे हैं कि डिजाइन सीक्वेंशियल एक्टिविटीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुक्रमित गतिविधियों को डिजाइन करना, मतलब अनुक्रमित गतिविधियों को डिजाइन करना। लिखेंगे अनुक्रमित गतिविधियों को डिजाइन करना, डिजाइन करना। ठीक, मतलब क्या लिखेंगे? डिजाइन
सीक्वेंस, ठीक, डिजाइन सीक्वेंशियल, गुड मॉर्निंग डिजाइन सर। सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल एक्टिविटीज। सर ये स्टार्टिंग है। हाँ स्टार्टिंग है, लास्ट स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो पहला है डिजाइन सीक्वेंशियल एक्टिविटीज, मतलब कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम लोग किसके लिए बनाते हैं, उद्देश्यों को ये प्राप्त करने के लिए बनाते हैं क्या, डिजाइन। अनुक्रमित गतिविधियों को डिजाइन करना, अनुक्रमित गतिविधियों को डिजाइन करने का मतलब है कि जो भी एक्टिविटीज हम करेंगे, जो भी काम हम करेंगे, तो उसमें क्या है, एक प्रोसेसिंग, मतलब एक सीक्वेंस में एक क्रम से ही चलेंगे। ये नहीं कि पहले 2 नंबर का काम कर लिया, फिर 4 नंबर का काम किया, फिर 6 नंबर काम किया, ऐसा नहीं करना है। ठीक, जब कभी आप लोग इसका बेहतरीन तरीका आपको मैं बताऊं, ऑब्जेक्टिव, जैसे आप लोग खाना बनाते हैं, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए हमें एक प्रोसेस वे में ही काम करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि पहले जो है आपने पानी डाल दिया, फिर बाद में सब्जी उसमें डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें भी वैसा ही है, इसमें भी आपको एक सीक्वेंस तरीके पर काम करना पड़ता है किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। अगर आप सिस्टमेटिक वे से कोई भी काम नहीं करेंगे, सीक्वेंस से कोई काम नहीं करेंगे, तो हम अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग तैयारी भी करते हैं, तैयारी भी करने के लिए एक सीक्वेंस फॉर्म में ही हम लोग को तैयार करना चाहिए। कोई अगर कहीं सा शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म इसका नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन सीक्वेंस एक्टिविटीज, हमारी जो भी एक्टिविटीज होंगी वो जो है एक क्रम में ही काम करेंगी आपकी। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की। 5 नंबर में क्या कहता है, 5 नंबर में कहता है कि वर्क कोलैबोरेटिव विद द लर्नर टू सेलेक्ट मेथड, मटेरियल्स एंड रिसोर्स फॉर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है ना, तो यहाँ कहता है कि शिक्षा के लिए विधियों, सामग्रियों और संसाधनों का चयन करने के लिए शिक्षार्थी के साथ सहयोगात्मक रूप से काम करें। मतलब यहाँ टीचर जो है कोलैबोरेटिव वे में रहे, मतलब टीचर कैसा रहे, टीचर कैसा रहेगा, टीचर कैसा रहेगा आपका, कोलैबोरेटिव। टीचर कोलैबोरेटिव रहेगा, कब रहेगा, किस काम के लिए, टीचर जो है कोलैबोरेटिव रहेगा यहाँ पर, किस काम के लिए रहेगा, तो वहां पे कहेंगे लर्न, ठीक है, लिखेंगे लर्नर टू सेलेक्ट, ठीक, लर्नर टू सेलेक्ट मेथड। अब क्या क्या सिलेक्ट करेगा यहाँ पर, देखिए लर्नर टू सिलेक्ट होगा, यहाँ पे सिलेक्ट क्या क्या करेगा देख लो। सबसे पहले मेथड करेगा, ठीक, क्या सेलेक्ट करेगा, मेथड सिलेक्ट करेगा, मेथड से बाद मटेरियल, मटेरियल्स को सिलेक्ट करेगा, मटेरियल के साथ फिर क्या करेगा आपका, मटेरियल के साथ साथ रिसोर्सेस, ठीक, रिसोर्सेस को वो कलेक्ट करेगा। यहाँ पे मेथड्स का मतलब विधियां, विधियां, यहाँ मटेरियल में सामग्री, रिसोर्सेस का मतलब संसाधन। ठीक, तो यहाँ पर जो मेलकम नॉज ने जो आपके थ्योरी दी है, वो थ्योरी जो है एडल्ट टीचर्स के लिए दी है, एडल्ट एडुकेटर के लिए दिया है, जिसमें वो बच्चों की हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, उसमें आपको बता रहा है कि पहले अनुक्रमित गतिविधियों के द्वारा जो भी एक्टिविटीज होगी उसको अनुक्रमित, मतलब एक सीक्वेंस फॉर्म में काम कराएगा। दूसरा क्या करेगा, टीचर क्या करेगा, सहयोगी के रूप में रहेगा, किसके, सहयोगी के रूप में, सहयोगी के रूप में रहेगा। किसके लिए सहयोगी के रूप में रहेगा, बच्चों के सीखने के लिए सहयोग के रूप में रहेगा। अब बच्चे किनके सहयोग, मतलब टीचर से कैसे हेल्प लेंगे, ये टीचर किस में हेल्प करेगा उनकी, तो मेथड्स में, मेथड्स कौन कौन से वो मेथड का यूज करें पढ़ने में, इसमें आपका हेल्प करें। जैसे आप लोग हम लोग जो है एक दूसरे से डिस्कस करते हैं ना कि कौन सी विधि को हम लोग प्रयोग करें ताकि हमारा एग्जाम अच्छे से क्लियर
हो जाए। हम लोग पूछते हैं मटेरियल कौन कौन सा पढ़े, ठीक है, कि हम लोग के एग्जाम क्रैक करना है तो मटेरियल हम कौन कौन सा लें। तो आप और हम एडल्ट हैं और हम लोग आपसे या आप हमसे डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद रिसोर्सेज है, संसाधन कौन कौन से होने चाहिए और कौन सी बुक होनी चाहिए, कौन सी रेफरेंस बुक हो, आपके कौन से क्वेश्चन पेपर बुक हो, तो ये सब संसाधन से रिलेटेड है। कौन सा चैनल देखें हम, किसमें ज्यादा लाभ हमें मिलेगा, तो इन सब चीजों को बताने के लिए जब करते हैं तो ये पूरा का पूरा काम एडल्ट टीचर और एडल्ट स्टूडेंट जो होते हैं दोनों मिलकर काम करते हैं, कोई अकेला काम यहाँ पर नहीं करता। यहाँ पर क्लियर है यहाँ पर इतने पॉइंट, ठीक है। अब चलते हैं 6 नंबर पॉइंट पे। 6 नंबर पॉइंट पे क्या कहता है, कहता है कि इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस एंड मेक एडजस्टमेंट एज नीडेड व्हाइल असेसिंग नीड फॉर फर्दर लर्निंग। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि सीखने के अनुभव की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना, मतलब क्वालिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक। कहते हैं इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब सीखने के अनुभवों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना, ठीक। और आगे सीखने की जरूरतों का आकलन करते हुए आवश्यकता अनुसार समायोजन करना, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे हम इवेलुएट करेंगे, इवेलुएशन करेंगे, ठीक है। किसकी इवेलुएशन करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे क्वालिटी, मतलब किसकी इवेलुएशन करेंगे, क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस की, किसकी, क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस की हम लोग क्या करेंगे, इवेलुएशन करेंगे, ठीक है ना। कैसी, अनुभव की गुणवत्ता का मूल्यांकन, मतलब सीखने की गुणवत्ता का मूल्यांकन करेंगे हम लोग, ठीक है। सीखने की गुणवत्ता का हम लोग मूल्यांकन करेंगे, फिर आगे के लिए एडजस्टमेंट करेंगे, फिर आगे के लिए क्या करेंगे, आगे के लिए एडजस्टमेंट करेंगे। क्या एडजस्टमेंट करेंगे, उनकी सीखने की जरूरतों के लिए, ठीक है ना, सीखने की जरूरतों के लिए, मतलब नीडेड के लिए, ठीक, आवश्यकताओं के लिए, उनकी आगे की क्या आवश्यकता होगी उसके लिए यहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने जो 6 पॉइंट बात करे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया आज की डेट में कि थ्योरी ऑफ एंड्रोगॉगी, हम लोगों ने एंड्रोगॉगी के बारे में बात कर लिया है कि एंड्रोगॉगी क्या होता है। एंड्रोगॉगी वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, आपका अलेक्जेंडर कैप ने किया। लेकिन अगर कहा जाए एंड्रोगॉगी किसने दिया है, किसने प्रतिपादित किया है, क्यों, कौन फादर कहलाएगा इसका, तो इसका फादर मैल्कम नॉस कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इन्होंने 5 अजम्पशन दी है 1984 में, 4 प्रिंसिपल दी है 1984 में, और थ्योरी ऑफ एंड्रोगॉगी एडल्ट एडुकेटर्स के लिए दिया है, वयस्क शिक्षकों के लिए जो सिद्धांत दिया है वो भी 1984 में ही दिया है। इन्होंने अपने इस थ्योरी में बताया है कि सबसे पहले पॉइंट में बोला है कि सेट अ कोऑपरेटिव क्लाइमेट। इन्होंने बोला है क्लासरूम में टीचर को एक कोऑपरेटिव क्लाइमेट बनाने की बात बोली है कि क्लासरूम में एक टीचर की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो क्लासरूम में सहयोगी वातावरण बनाने का काम करे, ठीक। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट था कि असेस द लर्नर स्पेसिफिक नीड एंड इंटरेस्ट, मतलब शिक्षार्थी की विशेष आवश्यकताओं और रुचियों का आकलन हमें करना चाहिए, ठीक है। कि हम भी अगर क्लासरूम में कोई बच्चा आ रहा है तो उसके बारे में हम लोग जाने कि उसको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है और उसमें उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसकी इंटरेस्ट को हम लोग जाने, ठीक। तो ये भी एक एडल्ट एडुकेटर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिम्मेदारी होती है। फिर तीसरे पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तीसरा पॉइंट जो था कि डेवलप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे शिक्षक की क्या करना है, सीखने के उद्देश्यों को विकसित करना है। अब सीखने के उद्देश्य को विकसित करना है मतलब डेवलप लर्निंग ऑब्जेक्ट,
डेवलप लर्निंग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे हम लोग। तो डेवलप लर्निंग ऑब्जेक्ट में इन्होंने क्या क्या लिया था, मतलब सीखने के उद्देश्य को विकसित करने के लिए क्या किया कि लर्नर की किन किन चीजों को विकसित करना है। बस सबसे बोला है कि नीड, इंटरेस्ट एंड स्किल। याद रखिए 3 चीजों को इन्होंने डेवलप करने की बात बोली है। नीड, इंटरेस्ट एंड स्किल की बात इन्होंने करी है, ठीक है, डेवलप करने की। फिर इसके बाद हम लोग बात करें चौथे नंबर पॉइंट पे। चौथे नंबर पॉइंट पे बोला है कि डिजाइन सीक्वेंशियल एक्टिविटीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें एक अनुक्रमित गतिविधियों का डिजाइन बनाना होगा। अनुक्रमित मतलब सीक्वेंस रूप में किसी भी चीज को हमें सीखने के लिए बनाना होगा। किसके लिए? उद्देश्य को पूरा करने के लिए। फिर 5वें पॉइंट में आपसे कहता है कि वर्क कोलैबोरेटिवली विथ द लर्नर टू सेलेक्ट मेथड, मटेरियल एंड रिसोर्स फॉर इंस्ट्रक्शन। मतलब कह रहा है शिक्षा के उद्देश्यों को पाने के लिए उन्होंने बोला कि टीचर क्या करेगा, कोलैबोरेटिव रहेगा, सहयोगी के रूप में रहेगा। किसके लिए रहेगा? लर्नर के लिए रहेगा। लर्नर में भी किन चीजों के लिए रहेगा? उनमें बोला कि गति, जब वो विधियों को चुने तब उसमें सहयोग के रूप में रहे। जब वो सेकंड वाला ये क्या पूछना चाह रहे हैं एक बार सर? सेकेंड पॉइंट जो सर था इसका, सेकेंड प्रिंसिपल। हाँ, सेकंड पॉइंट हम लोग एक बार देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में इन्होंने बोला है कि असेस द लर्नर्स स्पेसिफिक नीड एंड इंटरेस्ट, मतलब शिक्षार्थी की विशेष आवश्यकताओं और रुचियों का आकलन करना है यहाँ पर, ठीक है ना। आकलन इन द सेंस कि हम थोड़े थोड़े समय पे जब आकलन करते हैं तो उनकी कमियों के बारे में पता चलता है और उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका सेकंड वाला था, ठीक, क्लियर है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे टीचर क्या रहेगा, एक कोलैबोरेटिव फॉर्म में रहेगा, सहयोगी के रूप में रहेगा। किसके लिए रहेगा? लर्नर्स के लिए रहेगा, विद्यार्थियों के लिए रहेगा। अब विद्यार्थियों के लिए भी किन चीजों में रहेगा? तो जब स्टूडेंट जो है मेथड को चुनेंगे, मटेरियल्स को चुनेंगे, रिसोर्स को चुनेंगे, तो इनमें वो सहयोगी के रूप में एक काम करेगा। जब कभी आप का तैयारी करने जाते हैं, आप भी एडल्ट हो, सब लोग एडल्ट हैं और टीचर्स भी एडल्ट हैं, तो आप जब उनके पास जाते हो तो आप उनसे मेथड्स पूछते हैं, मटेरियल्स कहाँ से लें और रिसोर्सेज कहाँ से लें, इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर लास्ट में हम लोग बात करते हैं इवैल्यूएशन करना है। भाई इतनी चीजें हमने कर ली तो इवैल्यूएशन भी तो करना होगा। तो यहाँ कहता है कि सीखने के अनुभव की गुणवत्ता का मूल्यांकन, मतलब बच्चा क्या सीख रहा है उसके एक्सपीरियंसेस का इवैल्यूएशन करना है। हमें क्या करना है? क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब सीखने की गुणवत्ता का जो अनुभव है उसका हमें मूल्यांकन करना है और आगे वो बेहतर कैसे करेगा उसको एडजस्टमेंट करना है उनकी आवश्यकताओं या उनकी जरूरतों के अनुसार। उनमें समायोजन लाने की आवश्यकता होती है उनकी जरूरतों के अनुसार। क्लियर? ये 6 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। क्लियर है? पॉइंट बताइए। जी सर। ठीक, द डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी लिखिएगा। द डायनेमिक मॉडल ऑफ ठीक है, मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी। जिसको हम लोग बोलते हैं शिक्षार्थी स्वायत्तता का गत्यात्मक मॉडल। शिक्षार्थी स्वायत्तता का गत्यात्मक प्रतिमान। ठीक, आज हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास के बाद हम लोग मेमोरी लेवल तीनों जो डिस्कस किया था हम लोगों ने उसको भी आज हम लोग आपसे पूछने वाले हैं। ठीक है, तो सब चीजें तैयार रखिएगा आप लोग। चलिए, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं
जो आपके सेक्शन ए का सबसे लास्ट टॉपिक है, द डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी, शिक्षार्थी स्वायत्तता का गत्यात्मक मॉडल। इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आप हम लोग देख सकते हैं, इसमें कहता है कि लर्नर्स ऑटोनॉमी एम्प्लाइज लर्नर्स growing independent and responsibility to self directed in the learning process। मतलब कहते हैं कि शिक्षार्थी की स्वायत्तता का अर्थ है सीखने की प्रक्रिया में, लिख लीजिएगा आप लोग, कॉपी पेन उठाइए और लिखिए, परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे शिक्षार्थी जो सीखने की स्वायत्तता का मतलब होता है स्वयं से चीजें हो। यहाँ पर क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में जो विद्यार्थी होता है वह स्वतंत्र होता है और स्वयं अपनी दिशा के लिए जिम्मेदार होता है। क्योंकि एंड्रोगॉगी की बात कर रहे हैं, एंड्रोगॉगी में मैंने पहले ही बता रखा है, जब आपको पेडागॉगी और एंड्रोगॉगी मैंने कॉम्पिटिटिव में बात करी थी तो उसमें बताया था कि यहाँ पर जो एडल्ट लर्नर होते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं और सेल्फ डायरेक्शन, स्वयं से वो दिशा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉम्पिटेंसीज क्या थी, ठीक है। कंपोनेंट की बात हम करेंगे, इसमें इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली। डेफिनेशन में क्या है कि ये आपके क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और रिस्पॉन्सिबल, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं और सेल्फ डायरेक्शन, इनको सेल्फ डायरेक्ट होते हैं, ठीक। मतलब ये स्वतंत्र होते हैं, जिम्मेदार होते हैं और स्वनिर्देशित होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, लिख लीजिएगा, ये स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदार होते हैं और स्वनिर्देशित होते हैं, ठीक। स्वनिर्देशित होते हैं, तो ये पॉइंट्स इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसके बात करेंगे, इसके अंतर्गत कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, क्या कंपोनेंट की बात करेंगे, ठीक। कंपोनेंट कौन से होंगे, कंपोनेंट ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी, मतलब शिक्षार्थी स्वायत्तता के लिए कंपोनेंट की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट हम की बात करेंगे, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है कॉग्निटिव एंड मेटा कॉग्निटिव कंपोनेंट। क्या आता है, सबसे पहले कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एंड मेटा, कॉग्निटिव एंड मेटा कॉग्निटिव आता है, जिसमें संज्ञानात्मक और मेटा संज्ञानात्मक घटक आते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, इसके अंतर्गत जब हम देखेंगे तो इसके अंतर्गत आपकी पूरी चीजें, सबसे पहले इसको हिंदी में लिख लेंगे, इसमें लिखेंगे संज्ञानात्मक और एंड मेटा संज्ञानात्मक, मेटा संज्ञानात्मक। इसके अंतर्गत आती क्या क्या चीजें हैं ये जान लो आप लोग। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आपकी आएंगी, सबसे पहले नॉलेज आएगा, नॉलेज आएगा, नॉलेज के बाद आपका अवेयरनेस आएगा, आपका अवेयरनेस आएगा आपका, ठीक है। और लर्नर इंटेलिजेंस आएगी, ठीक है, लर्नर इंटेलिजेंस आएगी, ठीक। नॉलेज का मतलब आपको ज्ञान होता है आपका, अवेयरनेस में जागरूक, और लर्नर्स इंटेलिजेंस में क्या होता है आपकी शिक्षार्थी की बौद्धिमत्ता,
या बुद्धि, शिक्षार्थी की बुद्धि। की बुद्धि आती है। ठीक है, ये पहला कंपोनेंट हो गया। फिर दूसरा आपका क्या आता है नंबर 2 पे? नंबर 2 पे जो आपका आता है वो होता है अफेक्टिव। ठीक है, अफेक्टिव एंड मोटिवेशनल कंपोनेंट। ठीक, ये आपका पहला कॉग्निटिव एंड मेटा कॉग्निटिव हो गया। दूसरा आपका होगा अफेक्टिव एंड मोटिवेशनल। अफेक्टिव एंड अफेक्टिव एंड मोटिवेशनल होता है आपका, जिसको भावात्मक और आपका संज्ञानात्मक और मेटा संज्ञानात्मक में आपके नॉलेज आ गया, अवेयरनेस आ गया, लर्नर इंटेलिजेंस आ गया। अब हम लोग बात करेंगे इधर अफेक्टिव एंड मोटिवेशनल की, भावात्मक और प्रेरणात्मक में क्या क्या पॉइंट्स आएगा। तो इसमें आपकी क्या आएगी, भावनाएं आएंगी। ठीक है, सबसे पहले फीलिंग्स आएगी। ठीक है, भावनाएं आएंगी, सबसे पहले फीलिंग्स आएगी। ठीक है, फीलिंग एंड इमोशंस आपके आएंगी। फीलिंग्स एंड इमोशंस, इमोशन आएगा, फीलिंग एंड इमोशंस आपके आएंगे। फिर आपका इधर यहाँ पे मोटिवेशन आएगा आपका। मोटिवेशन आपका आएगा, मोटिवेशन के बाद विलिंगनेस आएगी आपकी, विलिंगनेस आपकी आएगी। ठीक, विलिंगनेस आपकी आएगी इसमें। मतलब कि फीलिंग एंड इमोशंस का मतलब होती भावनाएं, भावनाएं आएंगी। मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा आपका, प्रेरणा। और विलिंगनेस मीन्स होता है इच्छाएं। ठीक, ये आपका इसके अंतर्गत आपका आएगा। ठीक, फिर इसके बाद नंबर 3 की हम बात करेंगे। यहां पर दिख रहा है नंबर 3, बताइए। नंबर 3 की बात हम करेंगे। ठीक, नंबर 3 पे आपका आता है एक्शन ओरिएंटेड। आपका आता है, क्या आता है, एक्शन ओरिएंटेड। कंपोनेंट सब में लगा लीजिएगा, जैसे कॉग्निटिव एंड मेटा कॉग्निटिव कंपोनेंट हो गया, अफेक्टिव एंड मोटिवेशनल कंपोनेंट हो गया। फिर आपका एक्शन ओरिएंटेड आपका आता है, एक्शन ओरिएंटेड कंपोनेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य उन्मुख। कार्य उन्मुख होता है ये आपका। ठीक, कार्य उन्मुख में देखिए क्या क्या चीजें आएंगी आपकी। इसके अंतर्गत आपकी क्या क्या चीजें आपकी आती है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर ले। इसके अंतर्गत आपका जो आता है, इसके अंतर्गत आपका आएगा स्किल आएंगे आपके। ठीक, स्किल मीन्स कौशल, कौशल आता है। फिर इसके बाद और क्या आता है आपकी, लर्निंग आती है। ठीक है, लर्निंग बिहेवियर आता है, लर्निंग बिहेवियर मतलब सीखने के व्यवहार क्या आएंगे, सीखने के व्यवहार आएंगे। और इसमें जो आता है आपका डिसीजन आता है आपका, डिसीजन आता है आपका। डिसीजन का मतलब निर्णय लेना, ये आता है आपका। क्लियर, ये हो गया। अब चौथे नंबर पॉइंट की बात हम लोग यहां पर कर लेते हैं। चौथा नंबर जो आपका आता है सोशल कंपोनेंट, क्या आता है, ठीक है, सोशल कंपोनेंट आता है, सोशल कंपोनेंट। ठीक, सोशल कंपोनेंट जिसको बोलते हैं हम लोग सामाजिक घटक, क्या बोलते हैं,
सामाजिक घटक। ये सब कंपोनेंट, ये सब घटक की बात कर रहे हैं। ये सब क्या है, घटक है आपके। सब में आप कंपोनेंट लगा लीजिएगा, कॉग्निटिव एंड मेटा कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव एंड मोटिवेशनल कंपोनेंट, आपका एक्शन ओरिएंटेड कंपोनेंट है आपका, और ये सोशल कंपोनेंट जिसको सामाजिक घटक हम लोग बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आपके आते हैं लर्निंग विद पेरेंट्स, ठीक है, माता पिता आते हैं इसमें, मतलब शिक्षक के मतलब सीखने के साथ जो है माता पिता आपके आते हैं, सलाहकार आते हैं और शिक्षक आते हैं। मतलब इसमें क्या आते हैं, पेरेंट्स, इसमें आपके क्या आएंगे, इसकी हम बात करेंगे तो इसमें आपका क्या आएगा, इसमें आपका पेरेंट्स आएंगे। पेरेंट्स को हम लोग अभिभावक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिभावक। अभिभावक होता है, पेरेंट्स आएंगे। पेरेंट्स के साथ साथ इसमें कौन आएगा, एडवाइजर आएगा। एडवाइजर्स में होते हैं सलाहकार, सलाहकार आते हैं इसमें, ठीक है। फिर और एक कौन आता है, टीचर आते हैं, टीचर, टीचर आते हैं शिक्षक, ठीक। तो इसको इस तरीके में भी आप लोग मेरे बिना कहे आपने कंपोनेंट को चारों कॉम्पिटिटिव वे में लिखा है कि नहीं लिखा है, कि वन वन लाइन लिखा है। आपको क्या करना था, कंपोनेंट लिखना था और 4 खाने बनाने, चारों खानों में जब आप इक्वली लिखते तो आपको समझ में आता कि चीजें क्या चीजें इसमें कह रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया, फिर इसका समझिए। सबसे पहले कॉग्निटिव मेटा कॉग्निटिव की बात करेंगे। तो जब कभी कॉग्निटिव मेटा कॉग्निटिव की बात करेंगे तो उसमें 2 चीजें जरूर आएंगी, एक नॉलेज आएगा और दूसरा इंटेलिजेंस आएगा। तो नॉलेज और इंटेलिजेंस किस में जाएगा, आपका मेटा कॉग्निटिव में जाएगा। लेकिन मेटा कॉग्निटिव में आप बात करेंगे तो अवेयरनेस चला जाएगा अपना। तो किस जाएगा आपका, नॉलेज, अवेयरनेस, लर्नर, इंटेलिजेंस। ये तीनों पॉइंट कॉग्निटिव एंड मेटा कॉग्निटिव में आपके चले जाएंगे। संज्ञानात्मक में और मेटा संज्ञानात्मक में ये आपके जाएंगे आपके। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट में कहता है कि अफेक्टिव एंड मोटिवेशनल कंपोनेंट। अफेक्टिव मोटिवेशनल कंपोनेंट क्या होता है, ये भावात्मक और प्रेरणात्मक घटक होता है। इसके अंदर स्टूडेंट की, टीचर्स की, सबकी फीलिंग्स आती है। इसके अंदर क्या आता है, फीलिंग्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, मोटिवेशंस आते हैं, विलिंगनेस आती है। विलिंगनेस में इच्छाएं होती हैं, या किसी पर हम ज्यादा भरोसा कर लेते हैं तो हम लोग का भरोसा टूटता है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये अफेक्टिव वाले में चीजें आपकी आती है, ठीक है। इसका केयर फीलिंग से है, इमोशन से है, विलिंगनेस से है, और क्या आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं उससे है। आपकी एक्सपेक्टेशन जब छूटती है तो क्या दिक्कत होती है। तो सब चीजें इसमें भावात्मक चीजों में आपकी आती है। फिर आपका आता है एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड में हमेशा टीचिंग स्किल आएगी, टीचिंग कौशल आएगा। मतलब टीचिंग स्किल का मतलब कौशल ही होता है, तो स्किल्स आपकी आएंगी। लर्निंग बिहेवियर, बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, आप किस तरीके का फैसला ले रहे हैं, आप सुबह पढ़ने का फैसला ले रहे हैं कि शाम पढ़ने का फैसला ले रहे हैं, किसके साथ बात करने का फैसला ले रहे हैं। ये सब आपके शिक्षा में कितना आपका जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो कितना उसमें आपके सहायक होगा। इसके जितने भी डिसीजंस आपको लेंगे वो सब आपका एक्शन ओरिएंटेड में आपका आएगा। क्योंकि कौशल स्किल भी जो होता है, स्किल को भी अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी स्किल एब्जॉर्ब करनी है, वो भी इसके अंतर्गत आपकी आएगी यहाँ पर। क्लियर, ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब चौथे पॉइंट पे हम बात करेंगे सोशल कंपोनेंट में। सोशल कंपोनेंट में आपके 3 लोगों को यहाँ पे रखा गया है, पेरेंट्स को, एडवाइजर को और टीचर्स को, ठीक है। ये हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है। सबसे पहले पूछ लेगा कि डायनेमिक मॉडल में कंपोनेंट कॉग्निटिव और मेटा कॉग्निटिव में कौन कौन सी चीजें आती हैं। उसमें आपको 5 6 चीजें देगा। आपको सेल्फ अवेयरनेस देगा, नॉलेज देगा, इमोशन देगा, फिर आपका लर्निंग बिहेवियर देगा, फिर पेरेंट्स देगा, फिर उसमें से कहेगा इसमें से छांटिए, तो वो होगा आपका, ठीक है ना। फिर या फिर आपको मैचिंग करने को दे सकता है, तो मैचिंग वाले में क्या करेगा, ये मेटा कॉग्निटिव इधर दे देगा और दूसरी साइड जो है ये सब लिखा हुआ कॉमा करके आपको दे देगा। तो इस तरीके का भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं ना।
तो क्वेश्चन कई तरीके से बनेंगे। मान लो सोशल, ये चारों पॉइंट आपको एक तरफ दे दिए और इसका अनसिस्टमैटिक वे में दूसरी तरफ लिख के दे दिया गया। अब इसमें मान लो कॉग्निटिव के सामने ये वाले तीनों चीजें लिख दी गई, अफेक्टिव के सामने ये तीनों चीजें आपको दे दी गई और सोशल कंपोनेंट के सामने ये पूरे वाले दे दिए गए और एक्शन ओरिएंटेड के सामने ये पूरा आपको दे दिया गया और तब मैचिंग करने को कहेगा। तो माइंड में ऐसे ही आपको मैचिंग करने को वाले क्वेश्चन भी आपको बना लेने हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रहा, सबको बताओ। इसमें क्या कहते हैं, अगर डायनेमिक मॉडल की बारे में बात करें, डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी की बात करें तो ये कैसा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से रिलेटेड है ना। इसमें क्या है, यह संरचनात्मक और कैसा संरचनात्मक कार्यात्मक है। ये आपका संरचनात्मक और कार्यात्मक है, ठीक, स्ट्रक्चर्ड है और फंक्शंस है, ठीक। संरचनात्मक और कार्यात्मक है। इसमें क्या होता है, यह संरचनात्मक रूप से गतिशील है। क्यों गतिशील है, क्योंकि प्रत्येक घटक सीधे अन्य सभी से संबंधित होते हैं। मतलब कहते हैं कि इट इज द स्ट्रक्चर डायनेमिक बिकॉज ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑल अदर। मतलब डायरेक्ट जो है अन्य लोगों से ये जुड़े रहते हैं, ठीक है। और फंक्शनली का मतलब क्या होता है, फंक्शंस का मतलब क्या होता है, फंक्शन में कहता है कि यह कार्यात्मक रूप से गतिशील होते हैं क्योंकि शिक्षार्थी किसी भी घटक के मॉडल में प्रवेश करने के लिए निर्णय ले सकते हैं। फंक्शनली मतलब कार्य करते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है क्या होता है, स्वतंत्र होता है और जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे फंक्शंस उसको कार्य करने के लिए फुल्ली वो अपने ऊपर डिपेंड रहता है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। तो वो किसी भी मॉडल को अपना सकता है, अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य कर सकता है, अपनी जो है सेल्फ डायरेक्शन वो बना सकता है। तो ये दोनों ही चीजें इसके लिए पॉइंट था आपका, ठीक है। बस यही थी कि यहाँ स्ट्रक्चर और फंक्शंस दोनों चीजें इसी से मिलकर आपकी बनती है। क्लियर यहाँ पे आपका। तो सेक्शन ए हम लोगों ने यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। क्लियर। आज हम लोगों ने सेक्शन ए 7 का ए पार्ट आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब हम लोग कल की डेट में सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट क्लास के लिए हम मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।